अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और रिस्पॉन्सिबली घर पे रह रहे होंगे, अपने घर वालों का ख्याल कर रहे होंगे और जो आपको हिफाजती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल कर रहे होंगे। और जिन लोगों के बारे में आपको पता है कि उनके माशी मसाइल हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद के लिए सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ, और ये सब कुछ आपको करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने जो काम है उसके ऊपर भी ध्यान देना है और कोई ना कोई तरीका ढूंढना है कि किसी तरह वक्त जो है उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में मैंने ये सोचा है कि बल्कि यूनिवर्सिटी का भी यही एक जनरल हमें गाइडलाइन यही है कि हम अपनी क्लासेस ऑनलाइन करें। तो अब ऐसा है कि इससे पहले तो मैंने जो कुछ आपके साथ क्लास में जिस तरह आपको बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप ये बुक ख़रीदें और इसके अलावा एक रजिस्टर बनाएं, ठीक है ना। और असाइनमेंट 1 और 2 जिससे रिलेटेड सारा मटेरियल है उससे मैंने एक फ़ाइल जो है वो UAR क्लासरूम के ऊपर डाली है, तो उसमें जाके अपने आप को इनरोल करें। कोई इनरोलमेंट के मसाइल हैं तो आप काइंडली डिपार्टमेंट को इसके बारे में मुत्तला करें, क्योंकि UAR क्लासरूम पे जाना ज़रूरी है। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि आपने जो असाइनमेंट्स हैं पहली और दूसरी वो जमा करवानी है 31 मार्च तक, और मैंने उसके लिए अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को दे दिया है। तो वो ज़रूरी है कि वो जमा हो ताकि मुझे पता चले कि आपने इससे पहले जो कुछ काम किया है वो आपने समझ लिया है और आप अपनी तरफ से जो है वो पूरी तरीके से अपने काम में इन्वॉल्व हैं। तो अब आगे चलना है। अब ये जो अब आगे की चीज़ है वो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई हुई और इसलिए हो सकता है कि बच्चों को मुश्किल लगे इसको समझना खुद से। इसके ऊपर बेस करती हुई भी असाइनमेंट्स हैं जो आपको देनी हैं, और मेरा ख्याल में यूनिवर्सिटी खुलने से पहले मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी आपसे लूँगी। तो इसलिए अब ये वीडियो को गौर से देखें। और जब आपने सबसे पहले तो आपके पास आपकी किताब होनी चाहिए, ये जो ग्रेगरी मैनक्यू वाली किताब है, दिस वन, आई होप यू हैव इट, ठीक है ना। ये मैंने कहा था सब स्टूडेंट्स को ख़रीदनी है। और इसके अलावा आपके पास आपका इकोनॉमिक्स का रजिस्टर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि जिसमें आपने सब जो क्लास के अंदर क्लास में नोट्स लेने हैं और जो कुछ मैं कहूँ क्लास में उसको लिखना है। पहले आपने रफ़ में और फिर उसको आप नीट करना चाहें तो आप नीट भी कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर बनाना ज़रूरी है। रजिस्टर के मैंने जैसे आपको मैसेज भी भेजा था व्हाट्सएप पे, रजिस्टर के 6 मार्क्स होंगे, तो रजिस्टर को कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमने पहली क्लासेस में जो डिस्कस किया था वो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की और फंडामेंटल्स, और मैंने आपको बताया था अबाउट एन ओपन इकोनॉमी और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और फिर आपको ये भी बताया था कि हमारी इस किताब में तो नहीं है क्योंकि ये अमेरिकन ऑथर ने लिखी हुई है, तो इसमें जो है दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम्स का जिक्र नहीं है। तो वो हमने खुद से थोड़ी सी उस पर रिसर्च करनी है ताकि हमें पता चले कि जो कुछ जनरली इकोनॉमी में होता है ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ किताब के अंदर ही लिखी हुई हो, तो हमें थोड़ी अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना है और दूसरी रिसर्च की तरफ भी थोड़ा सा जाना है कि किताब के अलावा भी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। सो समझ बूझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रट्टा लगाना काफ़ी नहीं है। कम से कम इस कोर्स में तो नहीं आप पास हो सकते सिर्फ रट्टा लगा के। तो ज़ाहिर असाइनमेंट 2 करने के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करें, और कैसे करनी है इसके बारे में मैंने आपको सारा जो है वो एक डिटेल्ड भेजा है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर रीराइट किया है, तो वो भी आप उसको देख लें और अपना रजिस्टर उस हिसाब से कंप्लीट करें। अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि इकोनॉमिक्स जो है उसको कहते हैं जी कि एक साइंस है, ओके।
क्या ये वाकई साइंस है, और अगर साइंस है तो किस तरह की, क्योंकि साइंसेस या नेचुरल साइंसेस हो सकती हैं तो, और या सोशल साइंसेस हो सकती हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई इज़ इकोनॉमिक्स कॉल्ड अ सोशल साइंस. इसके लिए आप इसका जवाब के लिए आप अपना किताब के पेज नंबर 20 पे जाएं और यहाँ पे अंडरलाइन करें प्लीज़ इन द सेकंड पैराग्राफ. Economists try to address their subject with scientists' objectivity. फिर they devise theories, collect data, and then analyze these data in an attempt to verify or refute their theories. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो किसी भी साइंटिस्ट की तरीके से की तरह पहले उन कुछ थेरीज जो हैं वो थेरी का मतलब ये होता है कि जो अपना इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो कुछ वो ऑब्ज़र्व करते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए वो साइंटिफिक थेरीज बनाते हैं या कुछ प्रोपोजिशंस या सपोजिशंस करते हैं. उसके बाद उन सपोजिशंस के वाकई जिस तरीके से वो दुनिया को देख रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए वो बनाते हैं, वो डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा इकट्ठा करने के बाद उसको साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद वो इस एंड तक पहुंचते हैं या इस रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने फिनोमेना को स्टडी किया था वाकई क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, रिफ्यूट करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं. तो इसलिए क्योंकि यही तरीका नेचुरल साइंसेस भी यूज़ करती हैं कि कोई भी जो फिनोमेना है, जो इवेंट है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है. तो पहला स्टेप नेचुरल साइंसेस में भी ऑब्जर्वेशन है और जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्व करने के बाद उसकी रीजनिंग फाइंड आउट की जाती है, एक रीजनिंग दी जाती है कि जो कुछ ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, महसूस किया गया, उसकी वजूहात क्या हैं. इनको कहा जा सकता है थ्योरी बिल्डिंग, कि आप अपना एक ऑब्जर्व फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. उसके बाद जब आप उस एक्सप्लेनेशन को आप वेरीफाई करते हैं थ्रू बाय कलेक्टिंग डेटा, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. यानी कि आप ऑब्जेक्टिवली जो है वो अपने डेटा से इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस तरीके से आपने जो एक्सप्लेनेशंस आपने दी थी क्या वो दुरुस्त हैं कि वो दुरुस्त नहीं है. तो ये सोशल साइंटिस्ट और ये नेचुरल साइंटिस्ट दोनों करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि बल्कि इनफैक्ट इसको आप अंडरलाइन करें इसी पेज के ऊपर, पेज 20 में. ऑल्दो इकोनॉमिस्ट यूज थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन लाइक नेचुरल साइंटिस्ट, अदर साइंटिस्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ लिखें नेचुरल साइंटिस्ट, दे फेस an obstacle that makes their task especially challenging. In economics, conducting experiments is often impractical. Okay, अगले पैराग्राफ में अंडरलाइन करें. To find a substitute for laboratory experiments, economists pay close attention to natural experiments offered by history. Okay, offered by history. For economic policy makers, for the economic scientists, the event provides an opportunity to study the effects of a key natural resource on the world's economies. ठीक है, इससे मुराद ये कि just like laboratory experiments are conducted by the natural scientists, similarly the scientists, the economists and other social sciences, they look at the world events, and based on these world events they build their theories and then test their theories as well. Now this you can write down separately, that the difference between natural sciences and social sciences is that the natural sciences are studying the
natural phenomena, whereas the social sciences, they are studying the human beings, the human behaviors, and the way human beings make decisions and organize themselves. So that is why, because economics is related to human activity, that is why it is called a social science. Now, for those people, आप में से वो लोग जो कि देखना चाहें कि कई दफ़ा ये भी डिस्कस किया जाता है कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो है वो तो साइंस है ही नहीं। सो फॉर दैट मैंने एक आपको लिंक दिया हुआ है आपकी कोर्स आउटलाइन में, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि जी क्योंकि हम जो हमारी सोशल साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए सोशल साइंस को साइंस कहना ही नहीं चाहिए। इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट, बिकॉज द प्रेडिक्शंस विच आर बीइंग मेड इन द social sciences, they are not very accurate. So you can also say that, in fact, please write it down, that economists make predictions based on the evaluation of data in a scientific manner. Okay, so please write that down also in this question, that that is why it is called a social science, because economists make predictions based on factual data. Another reason why it is considered a science is because in all natural sciences there are assumptions which are made, and economists also make certain assumptions. अब मैंने assumptions को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अलग से भी मैं आपसे इसकी definition पूछ सकती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ वो assumptions की definition पेज 21 पे given है। थोड़ी सी मैं इसको चेंज कराऊंगी, प्लीज़ नोट कर लें। Economists make assumptions, okay, आगे लिखें, which are suppositions or certain given facts. Certain given facts. Assumptions can simplify the complex world and make it easier to understand. ये सारी चीज़ अंडरलाइन कीजिए। To study the effects of international trade, for example, we might assume that the world consists of only two countries and that each country produces only two goods. In reality, there are numerous countries, each of which produces thousands of different types of goods. But by considering a world with only two countries and two goods, we can focus our thinking on the essence of the problem. तो assumptions जो होती हैं या suppositions जो होती हैं वो सब sciences के अंदर की जाती हैं, but the difference between the natural sciences and the economics and other social sciences is that these assumptions help to simplify the world events happening around you, because particularly in social sciences there are so many different type of factors which can affect the things which are being studied, that it is very necessary to simplify, otherwise it will not be possible to make sense of things. So to simplify reality, the assumptions are made, and these assumptions are made both in the social sciences as well as in the natural sciences. So assumptions are important in both these sciences, and assumptions are made there as well. Now, initially we said that the economists, they devise theories. Now, next thing which we are going to discuss is the economic models. Now, let me tell you that economic models are basically visualizations of economic theory. So whether you write theory is the, you can say, general idea, and the models, they are the visualizations of these theories. So building the economic theories and building these economic models also proves. So that is point number 4, you can say, that it also proves that economics is a science and it is a social science. So what are the economic models? Next thing that I have asked you to write is what are the economic models. So if you can turn to page 22, please, and over there you can
see in the second paragraph, economics use models to learn about the world. Their models mostly consists of diagrams and equations. Okay, and यहाँ पे अगेन लिख लीजिए जो पहले मैं बात कह रही थी कि इकोनॉमिक मॉडल्स आर विजुअलाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक थेरीज. इकोनॉमिक मॉडल्स आर visualizations and mathematical interpretations of economic theories. Right? इसको आप लिख लें क्योंकि ये उसी से रिलेट करता है. बिल्डिंग द इकोनॉमिक मॉडल्स इज another justification why the economics is considered as a social science. So therefore, as I told you, that these are the visualizations or the mathematical interpretations of the economic theories. जैसे मैंने बताया था पहले, economic theories क्या हैं कि जब phenomena को study किया जाए, economic phenomena को study किया जाता है और उसके बाद उनको जो उसकी explanations होती हैं उनको इकोनॉमिक थेरीज कहते हैं. और इकोनॉमिक थेरीज को जब विजुअलाइज किया जाए, उसके डायग्राम्स बनाए जाएं या उसके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाएं. आपको मैं मैथमेटिकल मॉडल्स तो नहीं कराऊंगी, आपको तो मैं ग्राफ्स कराऊंगी. ग्राफ जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल की ही रिप्रेजेंटेशन होती है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी थेरीज जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनके जब हम डायग्राम्स बनाते हैं और जब हम उनके ग्राफ्स बनाते हैं विच आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स. सो इट इज कैन बी सीन दैट द economics as a science is able to build these mathematical models and graphs and which are considered as economic models, and therefore that's another reason. And then you can say that these economic models, they are इनकी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं. और वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको कराना चाहती हूँ. एक तो एग्जाम्पल मैंने पहली क्लास में भी आपके साथ ये डिस्कस किया था, सर्कुलर फ्लो डायग्राम. तो सर्कुलर फ्लो डायग्राम पे 22 पे गिवन है, इसको देखें, अंडरलाइन करें. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडल इज द सर्कुलर फ्लो डायग्राम, और आप अंडरलाइन कर सकते हैं. द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंगेज्ड इन मैनी एक्टिविटीज, बाइंग, सेलिंग, working, hiring, manufacturing, and so on. To understand how the economy works, we must find some way to simplify our thinking about these activities. In other words, we need a model that explains in general terms how the economy is organized and how participants in the economy interact with one another. Figure 1 presents a visual model of the economy called a circular flow diagram. और ये पेज 23 पे फिर वो सर्कुलर फ्लो डायग्राम उन्होंने बनाया हुआ भी है. ये डायग्राम भी आपने अपने रजिस्टर्स के अंदर बना हुआ है बुक में, आपने यही अपने रजिस्टर्स में बनाना है. इसको ज़रा गौर से देखें कि ये डायग्राम आपको बता क्या रहा है. ये डायग्राम आपको जो बता रहा है और इसके साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है. दिस डायग्राम इज अ स्कीमेटिक representation of the organization of the economy. Decisions are made by the household and firms. Household and firms interact in the market for goods and services, where households are buyers and firms are sellers, and in the market for the factors of production, where the firms are buyers and households are sellers. The outer set of the arrows shows the flow of the dollars or rupees, and the inner set of the arrows show the corresponding flow of input and output. तो हमने ये एक थेरी है. देखें, इकोनॉमिक थेरी हमें क्या बताती है. हमारी इकोनॉमिक थेरी अगर हम देखें तो हमें ये बताती है कि जो आपके हाउस हैं और आपकी फर्म्स हैं, वो दोनों जो हैं वो उन मार्केट से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. तो द थेरी वाज, इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले पैराग्राफ में बताई थी कि थेरी वाज दैट मार्केट्स ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी.
दैट वाज द थ्योरी, एक्सप्लेनेशन कि लोग और फर्म्स अपनी ज़रूरियात कैसे पूरे करते हैं। तो थ्योरी क्या है, बताती है हमें ये कि वो मार्केट्स के साथ अपनी ज़रूरियात वहाँ से पूरी करते हैं। अच्छा, अब जो मार्केट्स इस थ्योरी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए ये इकोनॉमिक मॉडल बनाया गया है, जिसमें कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्या क्या, हाउस होल्ड फर्म आपको दिखा रहे हैं, और ऊपर उन्होंने 2 तरह की मार्केट्स इस डायग्राम में आइडेंटिफाई की हैं, एक मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज और दूसरी मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन चारों चीज़ों को लेकर एक बड़ा सिंपल सा मॉडल बनाया है। देखिए, मॉडल का काम यही है कि वो, देखें, जब मैंने आपको बताया था हाउ मार्केट्स ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, वो एक कॉम्प्लेक्स सी, डिफ़िकल्ट सी, बड़ी बात थी। उसी के अंदर सारा वो इनविजिबल हैंड भी आ जाता है, एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है, और फिर उसके साथ मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली एक कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ इकोनॉमीज़ जो हैं वो लेस जो हैं वो ज़्यादा कमांड इकोनॉमीज़ होती हैं और दूसरी क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमीज़ होती हैं। तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ थी। अब अगर आपने जो ओपन इकोनॉमी है उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह का एक मॉडल जो है इट्स क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मॉडल्स नहीं बनाएंगे, तो फिर प्रिडिक्शंस मुश्किल हो जाएंगी, और फिर जो है इकोनॉमिक्स, इट वुड नॉट रिमेन अ साइंस। सो दैट इज़ वाई यू मेक दीज मॉडल्स। इसके अंदर हमारी कुछ अजम्पशंस होती हैं, और अजम्पशंस उसकी यही है कि इसमें तो देखिए ना, फॉर एग्जांपल शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इस मॉडल में गवर्नमेंट का हमने जिक्र ही नहीं किया हुआ, ठीक है। जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर, हम मार्केट्स को देख रहे हैं कि वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल। लेटर ऑन इस मॉडल को आप थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो रोल भी डाल सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप यहाँ पे अंडरलाइन करें पेज 23 के ऊपर, द सर्कुलर फ्लो डायग्राम is a very simple model of the economy. A more complex and realistic circular flow model would include, for instance, the role of government and international trade. अगर आपको याद हो, मैंने पहली क्लास में आपको जो मॉडल बनाया था वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल था। तो डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं, और लेकिन उनका मकसद यही होता है कि जो भी इकोनॉमिक थ्योरी है उसको आसान तरीके से उसकी एक विजुअलाइजेशन और उसकी डायग्राम बनाए जाएं। ये भी जो है ये इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अच्छा जी, तो एक मॉडल तो ये। अब दूसरा मॉडल जो है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ मॉडल को मैं अब अगली दफ़ा में आपके साथ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले आपने उस सवाल का जवाब देना है कि इज़ इट वाई इज़ इकोनॉमिक्स कॉल्ड अ सोशल साइंस। तो उसमें आपने उसकी रीज़न देनी है कि वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट इट बिल्ड्स द इकोनॉमिक मॉडल्स विच हेल्प्स टू make predictions and by simplifying the economic landscape and the economic activities which can be observed, right? Okay, the second model, the first one which they have given as an example is the circular flow diagram, and then the other model which is the productions possibilities. अब ये आप अपनी बुक के पेज 24 पे जाएं। Most economic models are built using the tools of mathematics. जो इससे पहले मॉडल था बाय द वे, जो कि सर्कुलर फ्लो था, उसके वो मैथमेटिक्स या वो मॉडल पे बेस्ड नहीं था, वो एक विजुअलाइजेशन थी सिंपल। लेकिन यूजुअली मॉडल्स जो होते हैं वो दे आर मैथमेटिकल मॉडल्स। नाउ यहाँ समझाने की बात ये आपको कि मैथमेटिकल मॉडल्स और ग्राफ्स वो एक ही चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ आप ग्राफ पे शो करेंगे वो उसकी आप एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस चीज़ का भी ग्राफ बना हुआ होगा, अच्छा, और आपको कैसे पता चलेगा कि एक डायग्राम ग्राफ है
के विजुअलाइजेशन है। देखिए ग्राफ में हमेशा याद रखें कि एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। जब भी मेजरमेंट हो रही होगी एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, तो वो एक दैट इज अ ग्राफ and that graph is based on a mathematical model. Now, although visualizations भी जो हैं वो इकोनॉमिक्स में की जाती हैं, यानी कि डायग्राम्स भी बनाए जाते हैं, बट ज़्यादातर जो ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ समझी जाती है वो समझी जाती है मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। इससे पहले जो मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिए थे फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, याद है मैंने आपको वो व्हील ऑफ द इकोनॉमी बना के दिया था, और वो साथ मैंने आपको कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम्स जो थे वो एक उसका एक डायग्राम, एक विजुअलाइजेशन, एक फिगर बना के दिया था। तो दोज वर फिगर्स, वो इतने एक्यूरेट मॉडल्स नहीं होते, उनसे प्रिडिक्शन करना मुश्किल होती है, ठीक है ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल्स होते हैं। लेकिन ये जो मॉडल है जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, दीज आर दी बिल्ट यूजिंग दी मैथमेटिकल टूल्स, graphical tools or mathematical tools, and these are considered as more scientific at times also, because these can be then used to make more accurate predictions. So productions possibility frontier, so most, अब आपने underline ये करना है, most economic models are built using the tools of mathematics. For example, the production possibility frontier, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये भी आपने याद करनी है और अपनी रजिस्टर में भी लिखनी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अ ग्राफ दैट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट द इकोनॉमी कैन पॉसिबली प्रोड्यूस गिवन द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और फिगर 2 बना हुआ है। फिगर 2 के अंदर जरा अब आप गौर से देखें, ये एक ग्राफ है और हर ग्राफ का इक्वेशन भी बन सकती है। इस ग्राफ के वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड, एक तरफ एक जो है वो उन्होंने जो है एक आउटपुट लिखा हुआ है, एक सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ क्वांटिटी ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। अब बात यह है कि यहाँ पे हमने अजम्पशन की है, एंड इट्स वेरी सिंपलिस्टिक अजम्पशन, कि एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर 2 ही चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब वो कोई भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। इस यहाँ पे बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो एग्जांपल दी हुई है कंप्यूटर्स की और कार्स की, कि सपोज कोई ऐसी इकोनॉमी है जिसमें 2 ही चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हो। तो लाइक यू नो, ये एक अजम्पशन है, एक सपोजिशन है। हमने पहले ये भी डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस और सपोजिशंस की जाती हैं। तो ये अजम्पशंस और सपोजिशन करने के बाद, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद, आपने अब उसको ग्राफ किया कि एक तरफ आपने ऑन दी एक्स एक्सिस एक जो है वो रिसोर्स का नाम लिख दिया, एक सेक्टर का नाम, और दूसरी तरफ दूसरे सेक्टर का नाम। जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना इसका, उसके अंदर मैंने आपसे कहा है कि आपने शो करना है क्लोथ्स एंड फूड। तो कोई भी 2 सेक्टर्स के आप इसमें देख सकते हैं, मगर ये काफ़ी सिंप्लीफिकेशन। ऑब्वियसली इकोनॉमी में तो हज़ारों चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल का यही इशू है कि आप उसके अंदर आप अजम्पशन कर लेते हैं कि 2 ही पूरी इकोनॉमी को देखने की बजाय आप चंद सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। और जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले अजम्पशन हम ये करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर सपोज 2 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना। हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं कि मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट कौन सा हो सकता है, कि कितनी एक चीज़ और कितनी दूसरी चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, या एफिशिएंसी पॉइंट भी हम ढूंढना चाह रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम हम ये भी ढूंढना चाह रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ है जो पॉसिबली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। ओके, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, आप ये फिलहाल जो है इसको यहाँ लिखें, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर shows the combination of output, in this case cars and computers, that the economy can produce. The economy can produce any combination on or inside the frontier. Points outside the frontier are not feasible. तो यहाँ पे जो point C है वो outside the frontier it's not feasible given the economy's resources. The slope of the
Production Possibilities Frontier measures the opportunity cost of a car in terms of computers. This opportunity cost varies depending on how much of the two goods the